हाय गाइस, आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दैट इज़ सीटेट 2023 और आज हम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 61 to 90 हैं। ठीक है, तो पेपर स्टार्ट करते हैं और ये सेम ई सीरीज़ है। तो पहला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन का पता लगाना है। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही है। जो आमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, रीज़न है तो यहाँ क्योंकि लगा के सॉल्व कीजिए। क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, जो पाचक रस होते हैं उनको क्रिया करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ढंग से देखिएगा, जो आमाशय होता है यानी कि जो स्टमक होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, कई बार अपन बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है, क्यों? क्योंकि HCl जो होता है उसका प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी होती है। ये HCl भोजन के भंजन में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे लगाइए आप क्योंकि। ठीक है, पाचक रस जो होते हैं उनको क्रिया करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। जितने भी आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको एक्ट करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सो ए और आर दोनों सही हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर मैं आपको कच्चा खाना खाने को दूं, ठीक है, आप गेहूं ऐसे ही खा जाएंगे? नहीं खाएंगे ना, आपको पहले उसको पीसना पड़ेगा। सेम गोज विथ प्लांट्स, जो नाइट्रोजन होती है वो उसको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाते। वो नाइट्रोजन को कुछ एलिमेंट्स में तोड़ते हैं, दैट इज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, NO2 एंड NO3। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मृदा में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, मृत जैव पदार्थ में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसका वापस मृदा में अभिमुक्त करना, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन, नहीं। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, अमोनिया तो खुद लास्ट प्रोडक्ट होता है। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, नहीं। इसमें होता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हवा में नाइट्रोजन होती है दैट इज 78%। ठीक है, उसको क्या करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये उसको ज़्यादा यूजेबल बनाता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रेट में तोड़ता है और दूसरा कंपाउंड होता है नाइट्राइट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में जो स्प्रिंग होती है उसमें कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है? यहाँ पे आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम तब होती है जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लिमिट तक खींचते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खींचेंगे या फिर बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस अगर आप देखेंगे कि जो स्प्रिंग है उसको ना तो कंप्रेस किया है और ना ही खींचा है, वो क्या है, भूमि पे ऐसी पड़ी हुई है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। स्प्रिंग को अधिकतम खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, अब इसमें हमने से पूछा है कि सबसे कम से कम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस केस में होगी। तो अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि जो स्प्रिंग है उसको ना तो आपने कंप्रेस किया है, जैसे तीर कमान होता है, आप उसको जितना दूर तक खींचेंगे, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा उसको स्ट्रेच आउट करते हैं उसको उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनती जाती है, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और ना ही उसको क्या किया है, खींचा गया है, बल्कि वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, जो स्प्रिंग है उसको ना तो आपने पूरा दबाया है। स्प्रिंग क्या होती है, सिरिंज सी जो होती है, उसको ना तो आपने दबाया है और ना ही आपने उसको एक एक्सटेंडेड लिमिट तक खींचा है, बल्कि वो भूमि पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है जो सबसे कम होगी। और सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब आप स्प्रिंग को एक अधिकतम पॉइंट तक खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी
होगी। स्प्रिंग को अधिकतम खींचा गया है, आप उसको बहुत एक मैक्सिमम लिमिट तक खींच रहे हैं या फिर उसे बहुत ज़्यादा हाइट पे रखा गया है। तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। और कम से कम स्थितिज ऊर्जा के लिए कि जो स्प्रिंग है ना तो उसको कंप्रेस किया गया है और ना ही उसको पुल किया गया है, और दूसरे केस में वो भूमि पर पड़ा हुआ है, उसमें कोई हाइट भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों का समाविष्ट किया गया है, यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अगर आप देखेंगे छिपकली, तोता और डॉल्फिन, जो डॉल्फिन होती है वो एक मैमल होता है और मैमल जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। कबूतर, मानव और छिपकली जो ह्यूमंस होते हैं दैट इज ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल। सर्प, मेंढक, कॉकरोच, वेल, मेंढक, केचुआ, जो वेल होती है दैट इज ऑल्सो मैमल, तो ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर के लिए डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो वातावरण पे अपने टेम्परेचर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो जो लिजर्ड्स होती हैं, छिपकली जो होती है वो सर्दियों में छुप जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो क्या होता है, वो अपने टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मैच नहीं कर पाते, ठीक है। और जबकि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत कांस्टेंट होता है, दैट इज 37 डिग्री। अगर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम छुप जाते हैं। हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हम एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रक का जो युग्म है उसका समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसमें बोला है कि जो इनमें से जो यूनिट्स दी हुई हैं नीचे, इसमें एक पेयर है, ठीक है, जिसको सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये होता है वॉट पर सेकेंड, ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो होता है ये आपका एनर्जी जो है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई रिपीट कि कौन सा मात्रकों का जो युग्म है वो सेम भौतिक राशि को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर जो होता है और वॉट पर सेकेंड जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये किसको मेजर करने के काम में आता है, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इन गिवन ऑर्डर। इसमें बोला है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म सेल होती है वो फादर से आती है और जो एग सेल होती है वो मदर की होती है। ये फ्यूज होते हैं आपस में और फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जो कि डिवाइड होता है रिपीटेडली एक सेल्स जो होती है उनकी बॉल बनाने के लिए। द सेल्स बिगिन टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। जो सेल होती है वो धीरे धीरे टिश्यूज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं, और वो वापस से कहाँ जाके एम्बेडेड हो जाती है। द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड जेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, वापस पढ़ते हैं। इसमें बोला है फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, जो स्पर्म सेल होती है वो एग सेल के साथ फ्यूज होती है। ये स्पर्म सेल है, ठीक है, ये फ्यूज होगी एक एग सेल के साथ, ठीक है। ये मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। इस जाइगोट में क्या होगा, डिविजन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे डिविजन्स होंगे तो ये सेल्स की बॉल बना लेगी, ठीक है। सेल जो होती है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यूज में, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, सेल्स कन्वर्ट्स इनटू टिश्यूज। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है फिर आगे चल के इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कहाँ जाके फिक्स हो जाएगा, जो यूट्रस होता है उसकी बॉल्स में जाके ये फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड द स्टेज ऑफ जो स्टेज होती है यूट्रस की इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज फीटस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, ठीक है। एंड आई जस्ट होप कि आपको आंसर क्लियर हुआ हो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मैं वापस बता देती हूँ
कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें स्पर्म सेल और एग सेल आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइज होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या बनता है, वो बनाता है जाइगोट। ये हो गया आपका डब्लू का आंसर, ठीक है। फिर वो जो जाइगोट बनता है वो धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड होगा तो वो क्या बनाएगा, सेल्स की एक बॉल बना देता है, मतलब एक गेंद सी बनती है। ये जो सेल्स होती है वो आगे आगे धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, टिश्यूज में, ठीक है। टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलेंगे, जो जाइगोट है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, तो एक्स का जो आंसर होगा दैट इज योर एम्ब्रियो, ठीक है। धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ जाके फिक्स हो जाता है, जो यूट्रस होती है उसकी बॉल्स में ये जाके फिट हो जाता है। तो आपका वाई का आंसर हो जाएगा, सॉरी एक्स का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी डब्लू का आंसर होगा जाइगोट, एक्स का आंसर हो जाएगा आपका एम्ब्रियो, वाई का आंसर हो जाएगा आपका यूट्रस, और जो जेड है जिसमें बॉडी पार्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है दैट इज योर फीटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी जो है वो संभव नहीं है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो जिंक होता है वो कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर लेड है, यहाँ पे आयरन है, जो आयरन है वो क्या करेगा, लेड को रिप्लेस कर देगा और ये क्या बना देगा, FeSO4 प्लस लेड। यहाँ पर कॉपर है, ये एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा AlSO4 प्लस Cu, ठीक है। लेकिन जो जिंक है वो कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिएगा, अगर क्योंकि हर साल सीटेट में रिएक्टिविटी सीरीज से एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से जो ग्राफ होते हैं वो सीधी रेखा होती है। पहला ऑप्शन है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये डिस्टेंस है और ये टाइम t है, ठीक है। इसमें अगर बॉडी जो होती है वो अगर रेस्ट पे होगी तो ग्राफ कैसा होगा, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या जो वस्तु होती है उसका जो ग्राफ होता है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सी जो ग्राफ रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं। विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ, और विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज A, B और D, ठीक है। अब देखिए जो विराम अवस्था में पिंड वस्तु होती है, ठीक है, उसका जो दूरी और समय का ग्राफ होता है, दूरी और समय का ग्राफ रेस्ट पर जो होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, ठीक है। यही अगर हम वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में देखें, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। जो ग्राफ होता है एक बॉडी का मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो होता है ये, ठीक है। जब एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, मतलब एक समान त्वरण के साथ जब गतिमान पिंड होता है तो उसका जो वेग और समय का ग्राफ होता है वो एक सीधी लाइन ऐसे जाती है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखोगे, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है आपकी टाइम है। इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बॉडी का रेस्ट पे, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अगर रेस्ट पे भी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बॉडी का रेस्ट पे वो इस तरह से जाता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बॉडी का मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो यूं जाता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें बॉडी का मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो पैराबोलिक होता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें बॉडी का रेस्ट पे तो वो ऐसे होता है, ठीक है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये देखिए ये सीधा है, ये सीधा है, ये पैराबोलिक है और ये सीधा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 द्रव दिए गए हैं A, B, C, D, ठीक है। उनका नीचे डेंसिटी मेंशन्ड है, ये लिक्विड्स हैं A, B, C और D। इनकी डेंसिटी दी हुई है 785, 820, 924 एंड 1020।
इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें सही कथन की पहचान करनी है, ठीक है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। एक चीज देखिए, जब डेंसिटीज यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है, 785, 820, 924 और 1020, ठीक है। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, लिक्विड सी की यहाँ कितना है 924, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा, जब उसकी डेंसिटी जो है इसकी डेंसिटी से कम हो। अगर मान लो लिक्विड की डेंसिटी 924 है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मैं ले लूँ 900, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लिक्विड ए में तैर भी सकता है। 900 वाला जो है वो लिक्विड ए में तैरेगा, नहीं तैरेगा ना, ठीक है, और नहीं भी तैर सकता है, और नहीं भी तैर सकता, हो सकता है वैल्यू इससे भी कम हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो द्रव ए में तैरता है, द्रव ए में तैरने के लिए ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी होनी चाहिए 700, ठीक है, वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। 700 वाला जो है वो बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा, नहीं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 900 ग्राम का है, वो सी में तो फ्लोट कर रहा है, लेकिन क्या वो बी में फ्लोट करेगा, 900 का बी में फ्लोट करेगा, नहीं। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, मान लो 800 का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वी में तो फ्लोट करेगा, तो वो बिल्कुल कंफर्म है कि ए में भी फ्लोट करेगा, नहीं, 800 का ए में फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो द्रव सी में तैरता है, मान लीजिए 900 डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट है जो सी में फ्लोट कर रहा है, वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, वो ए में फ्लोट कर भी सकता है और हो सकता है कि उससे कम हो तो उसमें फ्लोट ना भी करे, ठीक है। 900 का है तो जरूरी नहीं ना कि उसमें फ्लोट करे, लेकिन उससे कम हुआ तो उसमें फ्लोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अभी कथन है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका रीजन है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, ठीक है। इसमें बोला है विद्युत धारा एक सदिश राशि है, नहीं, विद्युत धारा जो होती है वो हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं होती। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा जो होती है वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा को एक अदिश राशि माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये अदिश नियम का पालन करती है, ठीक है। एक रूल होता है स्केलर क्वांटिटी के लिए, तो वो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप यही याद रखिए कि जो विद्युत धारा होती है वो एक अदिश राशि होती है और उसके पास उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल विद्युत धारा को हम अदिश राशि में ही काउंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए गलत है और आर सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में खुद का डीएनए अंतर्विष्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, ठीक है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, ए, बी और सी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें डबल अपना खुद का सेमी ऑटोनॉमस डीएनए होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको भी सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है इसमें तो खुद का डीएनए होता ही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो लिविंग सेल्स के लिए बिल्कुल सही है? जो लिविंग सेल्स होती हैं वो सभी सूक्ष्मदर्शी होती हैं और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सारी सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होती।
ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सेल को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। सभी की जो कोशिका भित्ति होती है, नहीं। सभी जो सेल्स होती है उनकी सेल वॉल नहीं होती। सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, नहीं। सभी जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। हमने ये बहुत अच्छे से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है उनमें देखा है, ठीक है। सभी की कोशिका झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब में क्या होता है, सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए अपघटन में लगने वाले समय के साथ सही से सुमेलित है। बेसिकली इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन ए जो है उसमें आपको ये दिया गया है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कितने टाइम में डिग्रेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सही से देखेंगे ना, तो प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो तो ऑब्वियसली बहुत साल लेती है, वो डिग्रेड होने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। जो रेशमी रुमाल होता है ना, ये आपका 4 साल लेता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2। प्लास्टिक की बोतल बहुत साल लेती है, रेशमी रुमाल जो होता है वो 4 साल लेता है, सूती कमीज जो होती है वो आपकी 2 से 5 महीने। ये तो ऑब्वियसली घर में भी हम देखते हैं कि जो कॉटन की शर्ट होती है वो धुल के जल्दी फट जाती है। जो केले का छिलका होता है वो 1 से 2 वीक, और जो कागज होता है वो आपका 10 से 30 दिन लेता है, ऑब्वियसली 1 महीना लेता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा जाता है, ठीक है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना है, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ma, ठीक है। ए जो होता है वो वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में जब परिवर्तन होता है उसे ही हम बोलते हैं चेंज इन वेग, ठीक है। तो उसे हम एक्सीलरेशन से रिलेट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें दिया गया है एक समान वेग। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, और जब एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आई रिपीट कि जब भी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेग एक समान हो, ठीक है, तो उसके त्वरण में चेंज नहीं होता है, और अगर त्वरण में चेंज नहीं होगा तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 0। सो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। और इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को फ्री फोर्स से छोड़ा जाता है, मतलब ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो उसमें नेट फोर्स जो है वो अपने आप 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X 3+ आयन तत्व है, ठीक है। X क्या है, एक एलिमेंट है, लिखते कैसे हैं, ZXA, ठीक है। किसी भी परमाणु को आप इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है यानी कि A जो है वो कितना है, 27। परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 13। Z कितना है, 13। अब बोला है X 3+ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्रमशः कितनी है। पहले यहाँ एक चीज़ समझिए, जो X 3+ है इसका मतलब है इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या किए हैं, डोनेट कर दिए हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, ठीक है। अब जब परमाणु क्रमांक जो है वो आपको मालूम है कि 13 है, ठीक है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है दैट इज ऑल्सो प्रोटॉन, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन नंबर यहाँ पे है, प्रोटॉन्स की संख्या अगर आपको पता है 13, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये बचा और ये बचा, इसमें भी प्रोटॉन 13 है, इसमें भी प्रोटॉन 13 है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 13। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3+ है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, डोनेट कर दिए हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है A = P+N, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का प्लस होता है, ठीक है। यहाँ एटॉमिक मास कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27, प्रोटॉन कितना है, 13 + N। N को अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए
एक ऐसा ग्रुप बताइए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है, यानी कि जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं उनको उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। ठीक है, जो हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स होते हैं ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ये कोई फ्लावर है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। ये जो बेसिक फीचर होता है ना, पपीते में ये फीचर नहीं होता है। ठीक है, पपीता यहाँ भी है, इसमें ये फीचर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया, मस्टर्ड, रोज और पिट्यूनिया जो होता है ये इसका बेसिक फीचर होता है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मक्के में ये हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, पिट्यूनिया सबसे मेन होता है, फिर गुलाब और फिर सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। गलत कथन की पहचान कीजिए। जो दोमट मिट्टी होती है उसकी अपेक्षा जो क्ले सॉइल होती है वो ज़्यादा सुवातित होती है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो क्ले सॉइल है इज बेटर एरेटेड देन लूमी सॉइल, नहीं। जो सैंडी सॉइल होती है ना, सैंडी सॉइल जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा एरेशन होता है, यानी कि एयर कैविटीज होती है। उसके बाद लूमी सॉइल में होती है और सबसे कम क्ले सॉइल में होती है। तो ये गलत है। क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल, एग्जैक्टली जो क्ले सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो लोमी सॉइल होती है उसमें ह्यूमस जो होता है वो बहुत कम होता है। वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की वो बेटर होती है देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, बिल्कुल सही बात है। जो क्ले सॉइल होती है ना, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी कि पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो लोमी सॉइल होती है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है। नेक्स्ट है द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लूमी सॉइल। जो लूमी सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स वो थोड़े से बड़े होते हैं, मीडियम साइज होते हैं। लेकिन जो क्ले सॉइल होती है ना, आप इसको अगर नॉर्मली भी देखेंगे घरों में जो बच्चे क्ले से नहीं खेलते हैं, ठीक है, वो कितना सॉफ्ट होता है, तो उसकी जो पार्टिकल साइज होती है बहुत छोटी होती है। बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 कि क्ले सॉइल जो होती है वो बेटर एरेटेड होती है देन लोमी सॉइल। नहीं, सबसे ज़्यादा एरेशन होता है सैंडी सॉइल में, उसके बाद एयर कैविटीज होती है लोमी सॉइल में और उसके बाद होती है क्ले सॉइल में। इसका ऑप्शन 2 जो है वो भी करेक्ट हो सकता है कि जो क्ले सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू लोमी सॉइल। जो सीटेट है उसने इसके दोनों ही आंसर्स माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स होती है घरों में हम जो माचिस जलाते हैं, ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है उस पर कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं? ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस एंड ग्लास पाउडर, रेड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड व्हाइट फॉस्फोरस। जो माचिस होती है ना, उसके ऊपर जहाँ से हम माचिस जलाते हैं, ठीक है, उसमें होता है ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। ये रेड फॉस्फोरस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट फॉस्फोरस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 78 का करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। अब यहीं पर आप इस क्वेश्चन को समझिए, आदेश प्राप्त होता है। जो मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये 2 ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, इनको इंस्ट्रक्शन देती है कि इनको अपने हार्मोन्स कब सिक्रेट करने हैं। थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे थायराइड और एड्रिनल अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि पीयूष से आदेश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिन होल कैमरा होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो रियल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? ठीक है, प्रकाश छोटे से छेद में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। नहीं, जो पिन होल कैमरा होता है ना, इसमें जब लाइट पास होती है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें ट्रेवल करती है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है सीटेट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चे की क्रिएटिविटी को मालूम करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है क्लोज्ड एंडेड। जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आप टिक लगाते हैं। इसमें आप बच्चे की क्रिएटिविटी को मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कि क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। इसमें क्या होगा, बच्चा अपने तरीके से, हर बच्चा एक अलग आंसर बताएगा। अगर ये क्वेश्चन देखें मानव सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। सेल्यूलोज किससे बना होता है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेल्यूलोज पचा सकते हैं। वो 5 कोई भी जानवर बता देगा जो रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली जो पाठ्यचर्या है उससे संबंधित गतिविधियों के संबंध में सही है। बेसिकली इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस, ठीक है। जो करिकुलर प्रैक्टिस होती है करंटली बीइंग फॉलोड इन द स्कूल्स। जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं उनमें विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, नहीं। प्रारंभिक कक्षाओं में जो मैथ और साइंस है उनको अलग अलग पढ़ाया जाता है। 6 to 8 की क्लास में आप साइंस और मैथ अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक कक्षाएं जो होती हैं यानी कि 11th-12th, उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो होती है उसको एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षा जो होती है वो आपकी 9th और 10th, ठीक है। इनमें फिजिक्स जो होती है, केमिस्ट्री जो होती है और बायोलॉजी उसको इंटीग्रेटेड रूप से साइंस की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ अलग होती हैं, साइंस में ये एक साथ मर्ज रहती हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं यानी कि 1 to 5th, उनमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ईवीएस जो होती है उसी में ही तो आपका साइंस और सोशल साइंस मर्ज रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी एंड सी। So the option 1 is the correct answer for question number 82. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह जिसको एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया है जिसमें वो बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक माप रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया है टीचर ने और उनको एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है जिसमें वो एक बीकर है जिसमें नॉर्मल जो टैप वाटर है उसमें पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर वो नाप रहे हैं। तो इनमें से इस कार्य को करने पर कौन सा ऐसा है, मतलब कौन सा ऐसा नीचे एक जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से उसको इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन ए बीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर, मतलब इस टास्क में कौन सा ऐसी चीज है जो उस चीज को प्रॉपरली इंडिकेट नहीं कर रही है। जब आप बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट देते हैं तो वहाँ आप कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखेंगे। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, जो थर्मामीटर है उसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है उस पर ध्यान देंगे, बिल्कुल देंगे। कहीं ऐसा ना हो थर्मामीटर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ऊपर है तो बॉइलिंग टेम्परेचर कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर। इंश्योर दैट द थर्मोमीटर डजंट टच द वॉल्स ऑफ द स्पीकर, ये भी बीकर, ये भी ध्यान रखेंगे। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो थर्मामीटर है वो बीकर की दीवारों को टच ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है मीजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं, हम जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस मेजर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अपने आप ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। यूज ए स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मोमीटर, बिल्कुल सही बात है। जो थर्मामीटर है उसको लटकाने के लिए आप स्टैंड का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। हम थर्मामीटर के न्यूनतम टेम्परेचर पे ध्यान देंगे, हम थर्मामीटर को बीकर की दीवार से टच नहीं होने देंगे और थर्मामीटर के लिए स्टैंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम क्वथनांक को मापने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस यूज़ करें, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इश्यूज सच एज जीएम फूड इन द सोशल साइंस करिकुलम। इसने बोला है कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। जीएम फूड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होते हैं स्कूल साइंस करिकुलम में। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन है उसको सम्मिलित करने के लिए एक वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तर्क वितर्क कौशल को विकसित करने के लिए, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने के लिए,
साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करने के लिए एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। ठीक है, अब देखिए जो जीएम फूड होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको आप स्कूल की जो विज्ञान की पाठ्यचर्या है, ठीक है, उस पर आप सामाजिक वैज्ञानिक मामले जो होते हैं यानी कि सोशो साइंटिफिक जो मैटर होते हैं उसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तर्क वितर्क कौशल को विकसित करने में बिल्कुल सही बात है। जब तक आप साइंस में आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे और इस स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो साइंस बेकार है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में बिल्कुल सही बात है। जब तक आप नेचर को समझेंगे नहीं, साइंस का नेचर आप समझेंगे ही नहीं तो बेकार है। साक्ष्य आधारित तर्क जो है उस पर संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, जब तक आप एविडेंस बेस्ड रीजनिंग जो है उसमें अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे तो भी वो वर्थ इट नहीं है। लेकिन एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में, ठीक है, मतलब आप डिसिप्लिन सिखाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस को जो है आप एक डेफिनेट डिसिप्लिन को अप्रिशिएट करने में सिखाएंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। एक निश्चित जो मतलब एक डेफिनेट डिसिप्लिन आप नहीं सिखाएंगे, ठीक है, निश्चित विधा विशेष नहीं सिखाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की जो अध्यापिका है वो जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के बाद अपने विद्यार्थियों के साथ एक एक्टिविटी करती है। वो 3 टेस्ट ट्यूब लेती है, तीनों को 3/4 जल से भर देती है। परखनली ABC अंकित करती है, ये टेस्ट ट्यूब ए, ये टेस्ट ट्यूब बी, ये टेस्ट ट्यूब सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इनको क्या करती है, आधा आधा वो पानी से भर देती है, 3/4 भर देती है। ठीक है, एक में वो डालती है स्नेल यानी कि घोंघा, एक में डालती है वो प्लांट और सी में डालती है वो बोथ। ठीक है, अब ये बोल रही है कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा यानी कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगी। ठीक है, तो इस मामले में शिक्षिका जो है वो किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्रिडिक्शन। क्यों, अब देखिए ये 3 टेस्ट ट्यूब आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट ट्यूब में उसने अलग अलग चीज ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, एक में स्नेल, एक में प्लांट और एक में दोनों। अब इसमें क्या करेंगे, आप चीज़ों को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेंगे। आप कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपको चीज़ सामने दिख रही है, ठीक है, पहले जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके बेसिस पे आप चीज़ें मालूम करेंगे। जैसे इसमें उन्होंने स्नेल डाला है, स्नेल क्या करेगा, ऑक्सीजन इनटेक करेगा, ठीक है, और CO2 बाहर रिलीज करेगा। प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और CO2 इनटेक करेगा। इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा होंगी। ठीक है, लेकिन जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पहले से मालूम हुआ कि जो स्नेल है वो ऑक्सीजन इनटेक करेगा, CO2 रिलीज करेगा। तो ये क्या हुआ, प्रिडिक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। Which of the following is not correct in respect of the activities suggested as part of extended learning in टेस्ट बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स होती है, NCERT है, CBSE है, इनकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसे एक्टिविटीज़ बनी रहती हैं, कुछ कुछ अलग अलग बॉक्स बना के अलग अलग सी एक्टिविटीज़ बनी रहती हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन 1 है वो है कि बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रिपर्टोयर ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के ज्ञान और कौशल के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड है विद्यार्थियों की मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। नहीं, जो विद्यार्थी हैं उनके मूल्यांकन का ये बेसिस नहीं होता है। ये क्या करता है, बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित करने की और खुद निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। सही बात है, बहुत सारे NCERT में ऐसे बॉक्स बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कुछ लिखा रहता है। इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञ शिक्षक और समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, कुछ जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ये मतलब
विस्तारित अधिगम के अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर्स और सोसाइटी जो होती है उसके इंटरेक्शन में भी हेल्प करते हैं। उनमें जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज़ें विद्यार्थी के मूल्यांकन का आधार नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परिलक्षित नहीं होता है। ठीक है, वैधता का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे लेट सपोज मैं आपको इस मार्कर से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो जो मार्कर है वो बोर्ड पे लिखने के काम आना चाहिए, ठीक है, तभी वो उस चीज़ के लिए वैध है। ठीक है, तो जो साइंस करिकुलम होता है उसकी जो विषय वस्तु वैधता है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कंटेंट वैलिडिटी होती है, ठीक है, वो कौन सी परिलक्षित नहीं होती है, इनमें से कौन सी परिलक्षित नहीं होती है, जो वैधता को प्रमाणित नहीं करता। सामग्री अद्यतन है, ठीक है, अवधारणा यथार्थतः निरूपित है, कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, देखिए जो विज्ञान, इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरीली नॉट इम्प्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। जो साइंस करिकुलम होता है ना, विज्ञान पाठ्यचर्या, उसमें जो कंटेंट वैलिडिटी होती है, यानी कि विषय वस्तु जो उसमें मेंशन्ड है उसकी जो वैधता है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सी चीज़ है जो इम्प्लाई नहीं होती है। द कंटेंट इज अपडेटेड, सामग्री अद्यतन होनी चाहिए, नहीं, कंटेंट जो है वो इतना भी अप टू डेट नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की जो एज होती है उसके अनुरूप होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट्स आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, जो अवधारणाएं होती हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। द कॉन्सेप्ट्स आर ट्राइवलाइज्ड फॉर सम लर्नर्स, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स के क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मतलब तुच्छ बना देते हैं। तो ये तीनों ही जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर क्या है, गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल, सारे ही यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। जो साइंस करिकुलम का विषय वस्तु की जो वैधता होती है उसको इम्प्लाई नहीं करते। ठीक है, ऑल आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसे दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्क के आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा, टीम टीचिंग क्या होती है, जब बहुत सारे टीचर्स का एक ग्रुप बनता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 6-7 टीचर्स का ग्रुप है, एक टीचर फिजिक्स पढ़ा देगा, एक केमिस्ट्री, एक बायो, ये सारे टीचर्स अगर एक संग एक ही स्टेज पे आके पढ़ाते हैं तो बच्चों को हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए प्रभावी रणनीति है, नहीं। ठीक है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है। यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है, नहीं। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है, नहीं। इसमें टीचर्स का रोल ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को जो डाइवर्स एक्सपर्टाइज मतलब हर टीचर को अलग अलग नॉलेज होती है, डाइवर्स मतलब अलग अलग, ठीक है, एक्सपर्टीज मतलब हर टीचर एक अपने एरिया में एक्सपर्ट होता है, तो स्टूडेंट्स को उस सब का क्या होता है, एडवांटेज मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। ठीक है, इसमें बोला है कि कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, जो गोलीय दर्पण है उसमें इमेज कैसे बनती है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त एक्टिविटी कौन सी होगी। विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है, नहीं। यहाँ पे बात हुई है किसकी, गोलीय दर्पण की, और यहाँ बात हो रही है समतल दर्पण की। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आप उस चीज़ को नहीं समझा सकते। गोलीय दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर भी आता है और कॉनकेव मिरर भी आता है। विद्यार्थियों को एक चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने और उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चम्मच होता है उसका एक भाग कैसा होता है, कॉन्वेक्स, और दूसरा भाग इसका कैसा होता है, कॉनकेव। ठीक है, और चम्मच गोलीय दर्पण को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। उसमें जब आप फ्रंट एंड पे देखेंगे तो इमेज अलग दिखती है और जब बैक एंड पे देखेंगे तो इमेज अलग दिखती है। विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं, नहीं। विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेखन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता
कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है। मतलब इसमें बोला है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है नीचे जो दिया है उसमें से कि अच्छी विज्ञान जो होती है, अच्छी विज्ञान की जो शिक्षा होती है वो बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और अनुशासन के अनुकूल है। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। ठीक है। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। नहीं। विज्ञान शिक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो साइंस एजुकेशन होती है उसको साइंस रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, आप बच्चे को साइंस की एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को साइंस से रिलेटेड जितनी भी बच्चा प्रक्रियाएं कर सकता है, ठीक है, उनको एक्वायर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जो साइंस एजुकेशन होती है वो बच्चा और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक लिंक बनाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन साइंस एजुकेशन जो होती है वो स्टूडेंट्स को स्कूल में डिसिप्लिन सिखाए, ये गलत है। साइंस एजुकेशन का काम ये नहीं होता। विज्ञान शिक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए, वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं। आई जस्ट होप गाइज कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हुए हों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।